देखो जिसको नहीं पढ़ना है केशव तुम क्लास से बाहर जा सकते हो, मेरे को तुम्हें पढ़ाने का कोई शौक है ही नहीं। आवाज नहीं आनी चाहिए मतलब नहीं आनी चाहिए। अगर अब कोई बोलते हुए दिख गया तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी बिना सुने कि तुम क्या कर रहे थे। पेन मांग रहे थे, पेंसिल मांग रहे थे, छूट गया वो देख रहे थे, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जिसको पढ़ना है बैठो, नहीं पढ़ना है बाहर निकलो। मेरे पास डेली इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें चुप कराऊं। लिख लिया? अच्छा, हमने इससे पहले पढ़ा था क्या? फेजांस रूल। क्या पढ़ा था? फेजांस रूल। अच्छा, फेजांस रूल में हमने क्या बात करी थी कि फेजांस रूल क्या होता है कि कौन से कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक बॉन्ड। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कितना परसेंटेज क्या है आयनिक कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। अच्छा, हमने ये बात करी है कि मान लो H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? दोनों हाइड्रोजन एटम से। अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम से बनेगा तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनमें कोई भी पोल्स जनरेट नहीं होंगे। और ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा मॉलिक्यूल था? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आया याद? ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैं हाइड्रोजन के साथ लगा दूं क्या? क्लोरीन। क्या लगा दें? क्लोरीन। अब यहाँ पर दो अलग अलग एटम है। अगर दो अलग अलग एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सही है क्या? अगर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब ये पोल्स जनरेट हो गए क्या? अगर ये पोल्स जनरेट हो गए तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल। क्या बोलेंगे? डाइपोल। और ये जो डाइपोल है इसका मेजरमेंट जो हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है बेसिकली है क्या? इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू डी। क्या? Q इंटू डी। अच्छा, Q क्या है? चार्ज। कि कितने चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है इनका मैग्नीट्यूड कितना है। और D जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का? न्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, जहाँ पर Q क्या है कि कितने चार्जेस आ रहे हैं एटम पर, और D जो है वो उन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। सही बात है क्या? अब डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मुझे HCl में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है, ये H ये Cl, तो कैसे बताएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने को एरो का हेड जो है वो किधर लगाना है? क्लोरीन की तरफ। और इसकी टेल पर एक छोटा सा क्या लगाना है? कट। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एरो का हेड उस तरफ लगाना है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? ज़्यादा हो। क्या हो? ज़्यादा। और टेल पर क्या लगाना है? एक कट। समझ में आ गया? तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट इससे करते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो उस फॉर्मूला से निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी से। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा ये कि डाइपोल मोमेंट में कोई भी मॉलिक्यूल जो है अगर उसमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, कितनी है? डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो उसी को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये जो न्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है मतलब क्या? नॉन पोलर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है फॉर एग्जांपल CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन की ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितनी होती है? ज़ीरो। कितनी होती है? ज़ीरो। इसका मतलब हमें ये पता चला कि वो क्या है? नॉन पोलर है। पहली बात ये। और
कोई भी मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्री। तभी क्या होगा कि डायपोल मोमेंट जो होगी वो कैंसिल आउट होगी, और अगर वो कैंसिल आउट होगी तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, 0। समझ में आया क्या? तो डायपोल मोमेंट जो है ओवरऑल 0 है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ AlCl3 की। किसकी बात कर रहे हैं, AlCl3। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम, सही है क्या? 3 क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। कौन सी ज्योमेट्री है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, मुझे ये बताओ कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होने वाली। एल्यूमिनियम और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो एल्यूमिनियम से अगर क्लोरीन मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एरो किसकी तरफ लगेगा, क्लोरीन की तरफ। अगर मुझे इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट बतानी है तो एल्यूमिनियम से किस तरफ, क्लोरीन की तरफ। समझ में आ गया? वापस दूसरा, ये एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की ज़्यादा है तो एरो ऐसा। ठीक है, अच्छा इसमें सही है क्या? अब यहाँ पर ये जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये इस तरफ है, ऊपर की तरफ। अच्छा, ये एक इधर है और एक इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ लिया ना फिजिक्स में, कहाँ आएगा, बीच में कहीं आएगा। और ये जो बीच में आएगा ये इसका और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ गया? तो BF3 नहीं, AlCl3 जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना, क्या कि कोई भी कंपाउंड जिसकी क्या हो, परफेक्ट ज्योमेट्री हो, परफेक्ट या आइडियल ज्योमेट्री वाली बात की थी क्या हमने जब हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे। क्या क्या कंडीशन थी, पहली कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा उसको छोड़ो, वो तो हम कंपैरिजन कर रहे थे तब। कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसके ऊपर लोन पेयर कितना, 0, और सारे सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम, तो उस केस में उस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट हमेशा 0 आएगी। कितनी आएगी, 0। फॉर एग्जाम्पल PCl5 की बात करते हैं। अच्छा PCl5, क्या PCl5 एक परफेक्ट ज्योमेट्री है। सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस। अच्छा अगर फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों के पांचों बॉन्ड किसने बना लिए, क्लोरीन ने, तो क्या फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा। अगर कोई लोन पेयर नहीं बचा तो क्या करेंगे, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सारे सराउंडिंग एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यही ज्योमेट्री है TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है क्या? अब क्या करना है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो। अच्छा फॉस्फोरस और क्लोरीन वापस से दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। क्लोरीन जो है वो 17th ग्रुप का है और फॉस्फोरस 15th ग्रुप का है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की कि फॉस्फोरस की, क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ। सही है, इधर भी इसमें क्लोरीन की तरफ। क्लियर है? ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, अरे होंगे क्या, एक्सियल बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर है, एक अगर ऊपर है तो जस्ट दूसरा नीचे, दोनों की डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, अच्छा बाकी 3 क्लोरीन बचे। 3 क्लोरीन में देखो, ये क्लोरीन की तरफ, इधर ये क्लोरीन की तरफ, और इधर ये क्लोरीन की तरफ। सही है क्या? अच्छा अभी बताया कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। सही है क्या? अगर बीच में आएगा तो ये इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, 0। समझ में आ गया? तो परफेक्ट ज्योमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होती है, 0। टेट्राहेड्रल CH4 परफेक्ट है क्या? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, चारों ने बॉन्ड बना दिए, कोई लोन पेयर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि चारों के चारों एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एक आइडियल ज्योमेट्री है, और अगर एक आइडियल ज्योमेट्री है तो डायपोल मोमेंट कितनी होगी, 0। समझ में आ गया? अच्छा दूसरी बात,
तुमने ये पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, मैथ्स में, कहीं ना कहीं तो मैथ्स में पढ़ लिया क्या वेक्टर? नहीं पढ़ा। अच्छा, अगर ये दो जो है, एक जो है वेक्टर वो उधर है डायरेक्शन और दूसरे की ये μ2 है और बीच में इनका एंगल कितना है? थीटा। तो रिजल्टेंट जो है वो कैसे निकालते हैं? अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, न्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 कॉस थीटा। ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा, अब ये भी पता होगा कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। पता है ना क्या बोल रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है और साइन की बढ़ती है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो थीटा है वो बढ़ेगा तो ओवरऑल न्यू जो है वो क्या कम होगा क्या? ठीक है, तो जितना एंगल बढ़ता है उतना डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कम होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक सारे पॉइंट जितने भी बोले? हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो दो साइड में है ना, एक इस तरफ है, इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल कितना है? 120 डिग्री। अच्छा, 120 डिग्री है, इसको मैं मान लेती हूँ ν1, इसको मान लेती हूँ ν2। जब हम ν1 और ν2 और ये एंगल 120 रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सेंटर में ही कहीं आएगा ना। सेंटर में आएगा क्या? इन दोनों का अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो बीच में कहीं आएगा। जैसे एवरेज निकालते हैं, एक है वैल्यू मान लो 5, एक है 10, 5 और 10 के बीच में ही वैल्यू आएगी ना अगर तुम उसका एवरेज निकालोगे तो। उसी तरह इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में होगा और वो जो बीच में होगा ना वो जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, वो अपोजिट साइड में हमेशा। ठीक है, अगर 3-4 डायरेक्शन है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में होगा ना। फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या है कि पिरामिड बनता है क्या? टेट्राहेड्रल में से कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीन जो होंगे वो पिरामिडल होगा क्या? नीचे ये एक तो ऊपर, और तीन जो है वो कैसे होता है? पेन देना। और ऐसा कुछ होता है क्या? नीचे के जो 3 हाइड्रोजन होंगे वो ऐसे होंगे, एक ऊपर होगा, ऐसे ही होता है टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं बात करूं तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं बीच में आएगा क्या? अगर वो बीच में आएगा तो ऊपर वाले के जस्ट क्या होगा? ऑपोजिट। और अगर ऑपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। समझ में आया? एक डायरेक्शन इधर, एक इधर, एक इधर, तीनों का अगर हम बात करेंगे रिजल्टेंट की तो कहीं बीच में ही आएगा। अगर बीच में आएगा तो ऊपर वाले से जस्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट अगर निकालना आ गई, समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो दिमाग में डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आते ही आ जाना चाहिए कि परफेक्ट ज्योमेट्री अगर है तो उस केस में तो डाइपोल मोमेंट 0 ही है, चाहे कोई सी भी ज्योमेट्री हो, चाहे वो sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे टीबीपी हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे पीबीपी हो। पांचों के पांचों ज्योमेट्री में अगर सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे क्या हैं? इक्वल, तो उस केस में उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट हमेशा किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। समझ में आया? तो लिखो पहले डाइपोल मोमेंट में लिखना ए डाइपोल, सेकेंड पॉइंट लिखना ए डाइपोल इज द टू चार्जेस, ए डाइपोल इज द two charges separated by a certain, a dipole is the two charges separated by a certain distance, separated by a certain distance. नेक्स्ट लिखना डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और
bond moment of a dipole is the product of magnitude of charge and charge separation. चार्ज सेपरेशन के ब्रैकेट में लिखना बॉन्ड लेंथ. नेक्स्ट पॉइंट लिखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and represented by an arrow pointing towards more electronegative atom. बनाना यहाँ पर कि एक डाइपोल है, ये है ए, ये है बी. ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? बी की तरफ कि ए की तरफ? बी की तरफ. अगर बी की तरफ है तो ऐसे बनाएंगे. मैंने कहा कि मैं बहाने सुनूंगी ही नहीं, सबके ऊपर एप्लीकेबल है. ठीक है, अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट न्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? Q इंटू डी. Q क्या है? चार्ज सेपरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो न्यू इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय डी. लिख लो इसको फटाफट. अरे कोई केमिस्ट्री में कोई निकालने को नहीं देगा, ठीक है क्या? तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि न्यू की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, डाइपोल मोमेंट निकाल दो. मॉलिक्यूल के बारे में आएगा, डाइपोल मोमेंट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज करना है कि इनमें से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किसकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है या किसकी डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते. हाँ, एक और है इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाला, वो है फॉर्मूला बेस्ड. लिख लिया? अच्छा, यूनिट क्या होगी? ये क्या है? कूलम इनटू डिस्टेंस की मीटर, तो कूलम मीटर होगी. अच्छा, कूलम मीटर जो है वो तो होती है क्या? एसआई यूनिट. क्या होगी? एसआई यूनिट. ठीक है, कूलम जो है चार्ज की एसआई यूनिट है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर. अच्छा, एक और यूनिट जो होती है वो होती है ईएसयू. चार्ज जो है वो किसमें? ईएसयू में, और डिस्टेंस जो है वो किसमें? सेंटीमीटर में. ये है इसकी सीजीएस यूनिट. कौन सी? सीजीएस. ठीक है, पर कॉमनली यूज जो यूनिट है वो ये दोनों ही नहीं है. कॉमनली यूज जो यूनिट है वो डी बाय है, साइंटिस्ट के नाम से है डी बाय हकल, है ना. तो यूनिट जो है कॉमनली यूज यूनिट कौन सी? डी बाय. और यहाँ लिखना 1 डी बाय को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से. 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर. और याद करो, मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें ESU में भी लिखवाया था, याद है किसी को?
क्या था? अरे बताओ, कूलाम में तो सबको पता है क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू माइनस 19 कूलाम। ये तो किसमें था? कूलाम में। पर अगर ईएसयू में पूछ ले तो भूल गए। 4.8 इंटू 10⁻⁻10। याद आ रहा है? कहीं मॉड्यूल में क्वेश्चन था शायद, लिख लेना यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ पर चार्ज काम आएगा ना अपने, तो यूनिट तो पता होनी चाहिए ना। ईएसयू में है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, ईएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है क्या? अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और दूसरी वैल्यू क्या है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। ये कन्वर्जन काम आएगा अपने, ठीक है क्या? यूनिट कन्वर्जन याद रखना है, काम आएगा। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए polyatomic molecule is the vector sum of all the dipoles. Is the vector sum of all the dipoles। के बाद ये लिखना, ये है ν2, ये है ν1, ये है थीटा। न्यू नेट जो है या न्यू रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा? ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 cos थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे न्यू नेट जो है वो डिक्रीज होगा। हाँ, एक जैसे ये एक डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की। जैसे मान लो एटम ऐसा है, कार्बन, इधर लिखा हुआ है फ्लोरीन, इधर लिखा हुआ है फ्लोरीन, तो इसमें इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इधर, ठीक है। और इधर इसमें डायरेक्शन किधर होगी? इधर। तो ये जो एरो बनाए हैं यही तो वो है। तो ये इसकी कुछ ν1 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ν2 होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। मतलब न्यू जो है वो डिस्टेंस और चार्ज दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? चार्ज। कौन है? चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? डाइपोल मोमेंट। तो लिख लेना Q इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। Q is the dominating factor। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें HF, HCl, HBr और HI। अब मुझे बताओ कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में होगी? HF में कि HI में? HF में। अच्छा, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फिर अरे क्लोरीन कहाँ से है? ऑक्सीजन है ना। अरे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद कौन था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। फोन याद नहीं कराया था? क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, सही है। फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अच्छा, यहाँ बता रहे हो क्या? अरे नहीं, पीरियोडिक टेबल में बोला ना। पीरियोडिक टेबल में तो ऑक्सीजन है ना। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा क्या? और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा क्या? सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन में कम आएगा क्या?
इसके कंपेयर में इसमें कम आएगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो अपनी तरफ खींच के रखना, उसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो अगर खींच के ज़्यादा रखेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी तो ज़्यादा आएगा, सही है। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के कंपेयर में तो कम खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव जो होगा वो थोड़ा कम आएगा। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, HF में, फिर HCl में, HBr में और HI में। अच्छा ध्यान रखना कि HF दोनों, ये जो हाइड्रोजन जो है उसकी भी स्मॉल साइज होती है, फ्लोरीन की भी स्मॉल साइज होती है, तो बॉन्ड लेंथ जो है उनकी कम होगी। बताया था क्या कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। जितनी एटम की साइज बढ़ती है उतनी क्या बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा किस में, HI में, पर डोमिनेटिंग कौन है, चार्ज। तो चार्ज जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर डायपोल मोमेंट भी क्या है, ज़्यादा। एक्सेप्शन लिख लेना, एक्सेप्शन अगर यही बात कर लें किसकी, कार्बन फ्लोरीन की और कार्बन क्लोरीन की, किसकी, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन, तो डायपोल मोमेंट किस में ज़्यादा हो जाता है, क्लोरीन में, कार्बन क्लोरीन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो डोमिनेटिंग हो जाती है एज कंपेयर टू चार्ज। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस केस में अपने को किसकी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जो है उसको ज़्यादा लेना है। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, ध्यान रह जाएगा, ध्यान रह जाएगा। सारे केसेस में अपने को किसको, चार्ज को ही सुपीरियर मानना है। पर कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन की बात कर ले तो इसमें क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, कम होगी। ठीक है, अब अगर बात करें तो वैसे चार्ज तो यहीं पर ज़्यादा आएगा क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो गई, डोमिनेटिंग फैक्टर। हमने लिखा है म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर भी और डिस्टेंस पर भी। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डोमिनेटिंग है, और डिस्टेंस की डोमिनेटिंग होने की वजह से डायपोल मोमेंट जो है वो किसका ज़्यादा है, कार्बन क्लोरीन का। समझ में आ गया, याद रह जाएगा। एक ही चीज़ बस याद रखनी है, बाकी तो सब जगह कौन है, चार्ज। क्लियर है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोन पेयर also contributes in dipole moment. Lone pair also contributes in dipole moment. Full stop. Dipole moment of lone pair is taken in the direction away from atom bearing lone pair, away from atom bearing lone pair। लिख लिया। इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर और अगर एटम है किसी भी, अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो लोन पेयर भी डायपोल मोमेंट में हाँ शो करेगा, मतलब भागीदारी अपना कुछ ना कुछ रोल निभाएगा। और डायरेक्शन जो है वो हमेशा जिस एटम पर लोन पेयर है उससे दूर की तरफ लगानी है। समझ गए क्या? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है NH3 एंड NF3, NH3 एंड NF3। ठीक है क्या? अच्छा कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 पिरामिडल बनेगा। अच्छा कैसे बनेगा? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 में से 3 जो है वो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिए और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बचे? लोन पेयर। समझ में आ गया? ठीक है। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पर? NF3, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है क्या? NF3
और इसमें ये लोन पेयर। अब डायपोल मोमेंट जो है वो किसकी ज़्यादा है ये बतानी है, ठीक है। किस तरफ होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अच्छा मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? नाइट्रोजन। अरे तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही है, ठीक है क्या? अच्छा अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? सही बनाइए, क्या सही है? तीनों में सेम होगा। अच्छा अब इसके ऊपर लोन पेयर भी है, और ध्यान रखना लोन पेयर जो है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, जिधर जिस एटम पर लोन पेयर लगा हुआ है उससे दूर की तरफ, उधर बनानी है इसकी टेल। समझ गए क्या? तो लोन पेयर जिधर है उधर डायरेक्शन, और एटम की तरफ क्या आनी चाहिए? टेल। क्लियर है सबको? चलो इधर बताओ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, क्या सही है? अच्छा इधर ऐसे और इधर ऐसे, अभी भी लोन पेयर है तो लोन पेयर की तो डायरेक्शन ऐसे ही आनी है। समझ में आ गया? अरे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सबको समझ में आ गई कैसे बनाई? अब क्या करना है? अब मुझे बताओ कि डायपोल मोमेंट ज़्यादा किस में? अच्छा इसका जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर लोन पेयर है, नीचे एटम है। अगर सारे एटम सेम होते तो जीरो होता। समझ गए क्या? लोन पेयर का अलग मैग्नीट्यूड आएगा और नाइट्रोजन फ्लोरीन का अलग मैग्नीट्यूड आएगा। सही बात है ना? अरे मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा ना, अलग अलग है तो, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि किसका ज़्यादा है, ए का कि बी का? ए का। दिख रहा है ना कि देखो ए में सारे एरो एक तरफ है क्या? अच्छा बी में देखो एक ऊपर है बाकी तीन नीचे, तो ये ऊपर वाले को थोड़ा बहुत नीचे वाले कैंसिल आउट करेंगे क्या? अगर थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ तो वैल्यू कम होगी क्या? अगर कम होगी तो किसका ज़्यादा हो गया? तो अपने को ये दिखता है कि NF3, N और F में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। तो अपने को स्ट्रक्चर बना के फिर डायपोल मोमेंट चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो किसका ज़्यादा हो गया? NH3 का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। लिखो इसको फटाफट। समझ में आ गया? लोन पेयर की डायरेक्शन क्या हुआ? देखो ये थोड़ा बहुत कैंसिल होगा बट एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा। देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इन तीन के नीचे की तरफ है। हाँ अगर कैंसिल आउट कब होता है? जब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो? बराबर हो। सही बात है क्या? अगर ये वैल्यू -5 है और ये वैल्यू +5 है तो ही तो ज़ीरो होगी ना। सही बात है क्या? पर अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी वैल्यू तो -5 है जबकि इसकी +8 है, तो क्या कैंसिल आउट होगी? क्या थोड़ी बहुत होगी, पर एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ बचेगी। तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, तो कैंसिल आउट थोड़ी बहुत तो होगी, एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होगी, और ओवरऑल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ कुछ आएगा। समझ गए? और वहाँ पर सारे के सारे ऊपर है तो ओवरऑल प्लस ही हो रहा है सब। क्लियर है क्या? बना लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द डायपोल मोमेंट ऑफ परफेक्ट ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट ऑफ परफेक्ट ज्योमेट्री, ब्रैकेट में लिखना कंडीशन क्या है? नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम and all surrounding atoms are same. All surrounding atoms are same. लिख लिया? all surrounding atoms are same, ब्रैकेट बंद। इससे पहले क्या लिखा था? डायपोल मोमेंट ऑफ परफेक्ट ज्योमेट्री इज जीरो लिख देना ब्रैकेट के बाद, ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ नेट डायपोल मोमेंट
of a polyatomic molecule if net dipole moment of a polyatomic molecule is zero, then we can say that it is a symmetrical molecule. It is a symmetrical molecule and such molecules with nu net is equals to 0, are called non-polar molecules. क्या बोला है कि जिसकी परफेक्ट ज्योमेट्री है उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। परफेक्ट ज्योमेट्री का मतलब सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सारे सराउंडिंग एटम है वो क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है। दूसरी बात अपन ने ये बोली कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल परफेक्ट ज्योमेट्री हो चाहे ना हो, उसका अगर न्यू नेट इज इक्वल टू 0 है, मतलब डायपोल मोमेंट जो है ओवरऑल मॉलिक्यूल का क्या आ जाता है, 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर न्यू नेट इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि पोलर नॉन पोलर की बात करी है, इसका मतलब क्या बताना है, डायपोल मोमेंट। क्या पूछा है, डायपोल मोमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स, CS2 XeF4 XeF2 PCl3F2। ठीक है। अब अगर डायपोल मोमेंट बतानी है तो स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट सबके। बना लोगे क्या, अरे बना लोगे क्या। अच्छा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। अच्छा, सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है, 2। तो टोटल मिला के 2 सल्फर है। अगर 2 सल्फर तो दोनों क्या करेंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। सही बात है क्या। अगर सल्फर दोनों 2 बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये कार्बन, ये बनेगा क्या, CO2 जैसा सुना है क्या, CO2 ऐसे ही होता है ना, सल्फर की जगह ऑक्सीजन। अरे हर बार यही बताती हूँ जब भी CS2 बताती हूँ कि CO2 कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है सल्फर, है क्या। अगर ऑक्सीजन फैमिली का ही है तो दिक्कत क्या, सही है, क्लियर है। चलो, XeF4 ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले इसका हाइब्रिडेशन बताओ कितना है, sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल। सही है क्या। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल है, फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन को मैं ऐसे रख दूं और 8 थे ना, 4 ने अगर बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए क्या। अगर 4 बच गए तो 2 का 2 लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, दूसरा ये लोन पेयर। सही है क्या। XeF2, अच्छा XeF2 का बताना जरा, हाइब्रिडेशन बताओ पहले तो, sp3d। अच्छा, sp3d कैसा होता है, ज़ेनॉन, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, अब 2 फ्लोरीन को रखना है, फ्लोरीन को कहाँ रखते हैं, एक्सियल पर। तो यहाँ पर मैं अगर इसको एक्सियल पर रख दूँ तो अब फ्लोरीन, ज़ेनॉन ने टोटल 2 बॉन्ड बना लिए, आउटर मोस्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे। अरे इनर्ट गैस में 8 होते हैं ना, अगर 8 थे तो कितने बच गए, 6 मतलब कितने लोन पेयर, 3। अच्छा, 3 लोन पेयर को कैसे रखेंगे, एक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर। सही है क्या। चलो आगे, PCl3F2 हाइब्रिडेशन, इसका भी क्या होगा, sp3d
अरे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों ने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अगर बॉन्ड बना दिया तो इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। सही है क्या, बना लिए। तो डायपोल मोमेंट तभी आ पाएगी जब स्ट्रक्चर आता है। तो आगे बात करें। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो बता ही दोगे। कार्बन और सल्फर में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, अरे सल्फर। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, सल्फर होता है। कार्बन और सल्फर में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर। अगर सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन ऐसे होगी क्या इसकी, सही है क्या, और इसकी, सही बनाया। दोनों तरफ सेम ही बॉन्ड है, सेम बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, चार्ज भी सेम आएगा। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 है। समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर जेनॉन और फ्लोरीन। भाई फ्लोरीन तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, कोई शक ही नहीं है, ठीक है क्या। तो यहाँ पर इसकी तरफ क्लियर है, इधर ये इसकी तरफ, इधर ये इसकी तरफ और ये इधर तरफ। क्या ये चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑपोजिट है ना, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। अच्छा लोन पेयर की भी बात कर लो। लोन पेयर अपने को पता है किधर होगा, एक ऐसा, दूसरा इसका ऐसा। सही है क्या, अरे सही है क्या। तो ये दोनों भी कैंसिल कर देंगे क्या, ओवरऑल 0 हो गया क्या, अरे हो गया क्या। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर से आ गया फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन की तरफ ही जाना है, फ्लोरीन की तरफ जाना है तो ये रहा फ्लोरीन। सही है क्या, ये रहा फ्लोरीन। अरे जो नए बच्चे हैं उनको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता मुझे पता है, पर स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बस उतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब नहीं आता तो अब क्या करें, अभी तो नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद समझ में आ रहा है डायपोल मोमेंट कैसे देखना है, ठीक है। चलो आगे, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर, क्लियर है। तो इन दोनों का तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा अब लोन पेयर की बात कर लो। लोन पेयर जो है एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ठीक है, और तीसरा इस तरफ। तो वापस वही वाली बात आ गई क्या, कि ट्रायंगुलर प्लेनर में ऑपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका भी 0 आया क्या, हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, sp3d में ये अपने पास है। अच्छा फ्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये फ्लोरीन की तरफ, दोनों कैंसिल, ठीक है क्या। अच्छा बाकी इधर ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनका भी कैंसिल हो जाएगा क्या। तो ओवरऑल कितना, तो ये जितने भी बनाए हैं चारों के चारों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि इनकी डायपोल मोमेंट सबकी क्या आई, 0 आ गई। समझ में आ गया, तो लिखो फटाफट, बना लिए सबने। हाँ यस, कुछ कह रहे थे, नहीं कह रहे हो तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेकार है ये कुछ बोल रहा था और जैसे मैंने इसकी तरफ देखा इसने ऐसे एक्टिंग करी कि जैसे ये कुछ मन में खुद से ही बोल रहा है, ठीक है, इतनी बेकार है हो गया, अरे हो गया क्या, आगे चलें। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला है H2O, NH3, PF3Cl2 और क्या लें, SF2 और ClF3, ये 5 है, ठीक है क्या। जल्दी से करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले स्टेप। चलो मैं ही बता देती हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया तो कितने बचे, अरे 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ये H2O का स्ट्रक्चर, ठीक है। NH3 का ये भी बनाया था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन,
ठीक है। PF3Cl2 sp3d है। फ्लोरीन को कहाँ रखना होता है? एक्सीएल पर। अगर एक्सीएल पर रखेंगे तो ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन इधर रख देते हैं, और दो क्या है? सही है क्या? सही है, PF3Cl2 ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट SF2। अच्छा SF2 कैसे बनेगा? सल्फर के आउटर मोस्ट में। अरे ये ऑक्सीजन H2O है ना, H2O दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के हैं क्या? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 लोन पेयर है ना, तो सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर आएंगे ना, ठीक है क्या? तो ये रहा सल्फर, सल्फर से एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये 2 लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है ClF3। हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाफ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 + 3 कितना? 5। 5 मतलब sp3d क्लोरीन। फ्लोरीन को तो कहाँ रखना है? एक्सियल पर। ये रख लिया एक्सियल पर। बना ली सबने? किसका 0? फर्स्ट का नहीं, SF2 का भी 0 है। चलो देखो, तुम तो पहले डायग्राम ये बना दो स्ट्रक्चर फटाफट, मैं बता दूंगी 0 है कि नहीं। हो गया? अरे बना तो सबने लिए। बताते हैं सब्र तो करो। बना ली सबने? चलो बात करें। अच्छा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है? अरे इधर देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है? ऑक्सीजन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? ऑक्सीजन की तरफ क्या? ठीक है क्या? अच्छा लोन पेयर की डायरेक्शन तो अपने को पता है किधर होती है, इसकी इधर, और इसकी क्या ये 0 होता दिख रहा है किसी को? हो सकता है क्या 0? सारे एक तरफ जा रहे हैं तो 0 कैसे होगा? ऑपोजिट तो कुछ है ही नहीं। सही बात है क्या? तो ये नॉन जीरो है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट NH3 का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन की है तो ये नाइट्रोजन की साइड जाएगा ना। तीनों सही है ऐसे, और लोन पेयर ऊपर। क्या इसका 0 है क्या? नहीं है ना। अरे सबके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है क्या? तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, अच्छा ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन दोनों अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, ठीक है क्या? अच्छा दूसरा देखो, ये क्लोरीन इस तरफ और ये क्लोरीन इस तरफ, ठीक है, और इधर क्लोरीन, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। सही बनाई डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, तो इसका डायपोल मोमेंट का बीच में कहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो है वो रिजल्टेंट आया किसका? फॉस्फोरस और क्लोरीन का। और ये वाला कौन है? फॉस्फोरस और फ्लोरीन। क्या दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे ना। अपने को पता है चार्ज में भी डिफरेंस आएगा और बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस आएगा। अरे आएगा ना, तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं होंगे। बहुत कम डायपोल मोमेंट होगी पर कुछ तो होगी ना। थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा पर कुछ बचेगा। एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो इसका भी ओवरऑल क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? अच्छा फिर सल्फर फ्लोरीन में कौन? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सही बात है क्या? इधर भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा फिर लोन पेयर इधर और लोन पेयर इधर, ठीक है। अच्छा ये पिंक वाला जो बनाया है इन दोनों में, मतलब सल्फर फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा कुछ होगा। सही है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोनों लोन पेयर का, तो दोनों लोन पेयर का भी कहीं बीच में आएगा क्या? अब ये तो रिजल्टेंट है लोन पेयर का और ये रिजल्टेंट है बॉन्ड का, तो क्या बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो अच्छा अगर तुमसे ये पूछ ले कि H2O और SF2 में किसका बॉन्ड किसका डायपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा है, तो H2O का दिख रहा है सबको, क्योंकि H2O में सबके सब एक ही डायरेक्शन में थे, तो थोड़ा बहुत भी कैंसिल नहीं हो रहा था। यहाँ पर 2 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, कुछ तो कैंसिल होगा ना, और अगर कुछ तो कैंसिल होगा तो वैल्यू कम होएगी ना, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले H2O और SF2 में, क्योंकि अपने को दिखने में शेप इनका सेम है पर डायपोल मोमेंट सेम नहीं है। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट बात करेंगे इसकी। क्या इसमें 0 होगा? होगा क्या?
ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पर बाकी का होगा क्या, ये लोन पेयर इधर और ये लोन पेयर इधर, तो इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं, और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नॉन ज़ीरो। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ये कौन से हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। आगे समझ में सबको? अब एग्जाम्पल तुम्हें खुद करने, कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट देखना, स्ट्रक्चर दिया हुआ है अपने को। अरे आवाज़ किसकी आ रही है? ज़्यादा होशियार हो। यथार्थ, मैं तो बोला ही नहीं मैम, बोलो, अरे बोलो, मेरे को तो आदत हो गई तुम्हारी सुन सुन के। हाँ, तुम तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम क्या बोलोगे? ये इसके वाइब्रेशन आ जाते हैं आवाज़ के, बताया था ना पहले भी, यथार्थ बोलता है तो वाइब्रेशन आते हैं। चलो ये लिखो CH3 क्वेश्चन है कि अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड मोमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है क्या? प्रार्थना, कौन बोल रहा है? तो लिखो जल्दी। जल्दी से लिखो और बताओ कि आंसर क्या होगा। तुम्हें माना नहीं ना केशव? तुम उसके पास क्यों बैठे हो अगर इतनी हंसी आती है तो? आगे बेंच खाली नहीं है? आंसर लिखना है, हो गया? देखो ये है CH3 और ये भी CH3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो कार्बन है, ये सर्कल बनाया है, उसका मतलब पता है ना? पता है क्या? बताया था ना? ऐसे बताया था क्या कुछ बेंजीन का? बताया था क्या? अच्छा ये लो, अब ये जो कार्बन होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है क्या सबको? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि ये वाला कार्बन जो है वो क्या है?
sp3 4 क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है क्या। और मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सही है क्या, याद आ रहा है। मैंने बताया था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और sp2 और sp3 में किस में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, sp2 में। और अगर sp2 में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 उसकी ज़्यादा होगी, याद आ गया, आधों को आया आधा तो यूँ ही है। चलो, तो इसमें डायरेक्शन जो है वो इधर होगी और इसमें डायरेक्शन इधर होगी, क्लियर है। यहाँ पर ये इधर, तो क्या मुझे लास्ट वाले में 0 दिख रही है, लास्ट वाले में तो 0 दिख रही है, दोनों जस्ट क्या है, ऑपोजिट। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो एंगल कितना बन रहा है, ये इतना, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो एंगल कितना है, तो अगर एंगल ज़्यादा होता है तो डायपोल मोमेंट कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गई, फर्स्ट में, फिर किस में, सेकेंड में, और फिर थर्ड में। आ गया समझ में, अरे आ गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इन दोनों में इसकी तो डायपोल मोमेंट 0 है क्योंकि कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। इन दोनों में थीटा जिसका ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट जो है वो कम होगा, और किसका थीटा ज़्यादा है, सेकेंड वाले का, क्लियर है, आगे सबको। नेक्स्ट CH3Cl और CCl4, ऑर्डर जो है इसका वो ये होता है, ठीक है। अच्छा, CCl4 तो परफेक्ट ज्योमेट्री है क्या, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तब लोन पेयर नहीं होता है, तो सबके में किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। पर दूसरी कंडीशन क्या थी कि सराउंडिंग एटम जो है वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो सिर्फ इसमें चारों एटम कौन है, क्लोरीन, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन, वहाँ पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन, और वहाँ पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन। तो इसका तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, समझ में आया। अच्छा, बाकी को कंपेयर करें तो देखो शेप जो है CH3Cl का, ये कार्बन हाइड्रोजन, एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा CCl4, ठीक है क्या। अच्छा, इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन की कि हाइड्रोजन की, कार्बन की होती है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, याद आ गया, ठीक है। तो कार्बन की ज़्यादा है तो ये ऐसा आएगा क्या, इसमें सही बना रही हूँ क्या, और कार्बन और क्लोरीन में तो क्लोरीन की ज़्यादा है ना, क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर थोड़ी बहुत कैंसिल आउट होगी, होगी क्या, थोड़ी बहुत होगी क्या, पूरी हुई क्या कैंसिल, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि 3 एरो जो हैं ये 1 2 ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगी। अच्छा, अगर मैं मान लो ये ना लेके यहाँ पर ले लूँ क्या, CH2Cl2, ठीक है क्या, CH2Cl2। अच्छा, CH2Cl2 में ये बताओ कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ, ये भी क्लोरीन की तरफ, कार्बन हाइड्रोजन में सही है क्या, सही है क्या। अब किसकी ज़्यादा है, किसकी, CH2Cl2 की ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, CH3Cl से होनी चाहिए क्या। पर कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन में क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए अपने को ये वाला जो है याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्या। इसीलिए पहले आंसर बताया फिर बताया, क्लियर है। तो इसको अपने को याद रखना इम्पोर्टेंट है। डायपोल मोमेंट में अब 2 चीज़ें हो गई याद करने की। पहली चीज़ क्या थी कि कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में अगर बात करें तो किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, कार्बन क्लोरीन का, और दूसरा ये वाला, ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब लास्ट एक पॉइंट बचता है डायपोल मोमेंट का, वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये लिख लिया सबने, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, फॉर्मूला याद रखना है
किसका? हम यही तो पढ़ रहे हैं क्या कि आयनिक कैरेक्टर्स इन कोवेलेंट बॉन्ड, यही पढ़ रहे हैं क्या? तो कितना आयनिक कैरेक्टर है वो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100। और थ्योरेटिकल को मानना है क्या? 100% आयनिक बॉन्ड मान के करना है, ठीक है? क्या मान के करना है? 100% आयनिक बॉन्ड। ये लिखो, समझाती हूँ। क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना। ये लिख लिया? क्वेश्चन लिखना, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर in HCl molecule having dipole moment one d by and HCl bond length is 1.3 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? कैसे करेंगे? लिख लिया सबने? अच्छा, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड की जाती है। ऑब्जर्व मतलब जो एक्चुअल में है, और थ्योरेटिकल मतलब जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, न्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी वाले से। समझ में आ गया क्या? ऑब्जर्व का मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है? 1 डी बाय। मतलब ये अपने को ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई है। कौन सी? ऑब्जर्व। क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो हम थोड़ी निकाल सकते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होती है, और अगर एक्सपेरिमेंटली फाउंड होती है तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ठीक है? और बोला है कि HCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 1.3 एंगस्ट्रॉम। मतलब D की वैल्यू अपने को दी हुई कितनी? 1.3 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया? अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था कि अपने को निकालनी है थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। ऑब्जर्व अपने को गिवन है, अगर हमने थ्योरेटिकल निकाल ली तो हम डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट में यह लिखा हुआ है कि हमें क्या मानना है? 100% आयनिक। मतलब HCl जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको 100% आयनिक मानूं तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा क्या? सही बात है क्या? अरे सही है क्या? 100% आयनिक का मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ही नहीं है, और अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है तो अपने को पता है ना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो गया। अब इस पर चार्ज तुमको दिख रहा है क्या कि या तो +1 है या क्या है? -1। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो अपने को Q की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। समझ में आ गया? D अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी कितना? 1.3 एंगस्ट्रॉम। और ऑब्जर्व वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है कितनी? 1 डी बाय। कैसे करेंगे? देखो, यूनिट का कन्वर्जन है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 1 डी बाय, ठीक है? ये 1 डी बाय डिवाइड बाय क्यू। क्यू कितना है? 1। अच्छा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, वैल्यू क्या होती है चार्ज की? ESU में ले लें। ESU में कितनी होती है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू डिस्टेंस। अच्छा रुको, ये पता है ना, इधर लिख लेना। न्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। न्यू इज इक्वल्स टू क्यू हो गया 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इंटू डिस्टेंस जो है वो 1.3 एंगस्ट्रॉम है। अगर 1.3 एंगस्ट्रॉम है तो इसको मीटर में कर लें, 10⁻10 मीटर। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻2 सेंटीमीटर।
सही है क्या? पहले 1 एंगस्ट्रॉम को किस में करा? मीटर में। पता है अपने को 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब हमने जो CGS यूनिट लिखी थी वो क्या लिखी थी? ESU सेंटीमीटर। तो अपने को इसको किस में लेके जाना है? सेंटीमीटर में। अच्छा, सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 10⁻² से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जितनी भी आएगी सीधी सीधे लिखेंगे। 10 पावर को बता दो, -10 और -8, -18, 1.3 इंटू 10⁻⁻18। ये जो है वो किस में है? ESU सेंटीमीटर में। सही है क्या? और ये किस में है? D/, में। तो अपने को D/, का कन्वर्जन बताया था क्या? 1 D/, इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। सही है क्या? अरे अभी भी लिखाया है। ठीक है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 D/, को हम क्या लिख देंगे? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। सही है क्या? लिख लेना यहाँ पर 1 D/, इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। सही है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है परसेंटेज निकालने के लिए। क्लियर? सॉल्व करके बताओ जरा आंसर क्या रहा है। समझ में आ गया ये सबको? अगर MgCl2 दिया होगा तो चार्ज को कितना ले लोगे? +2 ले लेना। चार्ज को कितना लोगे? 2। तो ESU में चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10। बस, बाकी सब तो ऐसे ही करना है। क्लियर है क्या? सॉल्व करके बता दो फटाफट आंसर क्या आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता यहाँ से। आएगा तो कितना? 15.27, 15.8 और 15.8। और किसी का कोई आंसर आ रहा है अलग? सॉल्व करना है हर्षिता, बैठा नहीं रहना है। इतनी देर लग रही है क्या? 16.03। चलो, और क्या मैं बता दूं? एक बार मुझे आंसर तो मिले। 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा आंसर तो। हाँ, मतलब अप्रोक्स है, बट नहीं, 16 पॉइंट में आएगा आंसर। 16 पॉइंट में आएगा एग्जैक्ट आंसर। वही मैं सुनने को लिए 0.03 अप्रोक्सीमेशन ना, एग्जैक्ट बताना है। कोई बात नहीं, अब ठीक है। और कोई कर रहा है क्या? 0.2, तुम्हारा 0.3 आया था। हाँ, और कोई? 16 पॉइंट
अरे अब तो 16 पॉइंट भी बता दिया देवांश, किधर रह गए? 0 0 2 0 3, हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। अरे 15.8 निकाला वो भी सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है, पर मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ऑप्शन में अपने को अगर मिलेगा 15-16 के आसपास तो वही लगाना है, और क्या। 16.02, और कोई? अरे सबको सॉल्व करना है, 2-4 लोगों ने आंसर बता दिया सब, बस मैं बताऊंगी ना, रुको तो सही। नहीं आने वाला, आएगा आएगा, अभी तो कर रहे हैं ना ये लोग। अरे सबको सॉल्व करना है भाई। नहीं आ रहा? आंसर 17% है ना, 16 पॉइंट में आएगा बट ऑप्शन में 17% है, ठीक है, तो इसीलिए 16 पॉइंट में आएगा आंसर, और पॉइंट में 0 और समथिंग नहीं आएगा, 2-3 आएगा, बड़ी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है क्या। तो आंसर कितना है? अप्रोक्सीमेटली 17% क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर 17% था, ठीक है क्या। तो कैलकुलेशन करनी होती है सबको, बैठे हैं बस आराम से। हाँ शिबान, नहीं आया क्यों? 16.0, हाँ देवांश 16.0, 17 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज़ किया, पूरा एग्जैक्टली वैल्यूज़ को रख के किया, तो पता नहीं यार अब क्या, तो आंसर मतलब अप्रोक्सीमेशन से, आंसर जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है वो अप्रोक्सीमेशन से होगा। हाँ 16 नहीं था ना, 17। हाँ तो वही तो कह रही हूँ कि ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन